Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with lecture number 61 from Modern Indian History series. And in this lecture, we will discuss economic impact of British rule in India and brain theory. Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. Beautifully said. If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel and this is my YouTube channel. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड ब्रेन थ्योरी। सो ये जो टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत बार पूछे गए हैं, मेंस में भी काफी बार पूछे गए, क्योंकि इकोनॉमिक इम्पैक्ट ही तो था जो ब्रिटिश रूल के कारण इंडिया पे सबसे ज्यादा दिखा। सो ये इकोनॉमिकली ब्रिटिश ने हमको किस तरह से हिला दिया पूरे देश को, ये आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। और ड्रेन थ्योरी पे भी काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये पूरे टॉपिक जो है ये क्लियर हो जाएंगे इस लेक्चर में। और यूपीएससी में मेंस में जैसे काफी बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम देख लेते हैं कोई एक क्वेश्चन जो इससे पूछा गया था यूपीएससी में। और क्वेश्चन है, examine critically the various facets of economic policies of the British in India from mid 18th century till independence। ये आपको इस लेक्चर के एंड में इसका आंसर लिखना है और मैं गारंटी लेता हूं कि आप लिख पाएंगे। इसका आंसर आपको नॉट मोर देन 250 वर्ड्स में लिखना है। अब हम देख लेते हैं कि मेक एमसीक्यू चैलेंज जो मैंने स्टार्ट किया इनिशिएटिव, उसको इस बार किसने कंप्लीट किया है। तो उसको वो इनिशिएटिव को इस बार, उस चैलेंज को इस बार कंप्लीट करने वालों के नाम है विनीता बिस्वास जी, पूजा भारद्वाज जी और स्नेहल पिपरेवाल जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया विनीता जी, पूजा जी और स्नेहल जी, आपने हमें एमसीक्यू पोस्ट किए और आपने हमें जो एमसीक्यू पोस्ट किए हैं वो हम इस लेक्चर के एंड में सॉल्व करेंगे। सो हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो अभी स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में आपको बता दूं कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है, हमारा जितना भी इकोनॉमी थी, उस पर ब्रिटिश का किस तरह से इम्पैक्ट हुआ, ब्रिटिश ने जितना टाइम हम पे रूल किया वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले और किस प्रकार हुआ। और एक ड्रेन थियरी रखी गई थी बाई मॉडरेट्स। नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो दादा भाई नौरोजी ने एक ड्रेन थियरी रखी थी, वो भी हम यहाँ पे ड्रेन थियरी क्या होती है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। सो आइए अब हम देख लेते हैं बैकग्राउंड, ये जो टॉपिक है उससे रिलेटेड, जो कि है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड ड्रेन थियरी। सो यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में, उसने बहुत सारे बदलाव किए थे, कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, पूरे इंडिया की अर्थव्यवस्था ही बदल दी थी और उसको एक कॉलोनियल इकोनॉमी बना दी थी। एक देश की जो अर्थव्यवस्था थी जो अलग से चल रही थी, उस देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने कॉलोनियल बना दी थी, यानी समझ जाइए ब्रिटिश एम्पायर है पूरा। ब्रिटिश एम्पायर के अंडर इंडिया को लाके रख दिया था, जो कि इंडिया पहले इंडिपेंडेंटली अपनी इकोनॉमी चला रहा था। अब वो ब्रिटिश इकोनॉमी के अंडर एक कॉलोनीज जितनी आती थी, उसमें से एक कॉलोनी इंडिया भी बन चुकी थी और यही जो ये सब कॉलोनीज है फॉर एग्जांपल, और ये कॉलोनी जो इंडिया है ये इस तरह के कॉलोनियल इकोनॉमी बन चुकी थी, ये हमारी सेपरेट इकोनॉमी नहीं रही थी। तो ब्रिटिश ने सीधा हमारी इकोनॉमी को ही बदल दिया। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया की जो इकोनॉमी होगा उसका अभी एक ही काम था, वो था कि जो ब्रिटिश की इकोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग उनको चलना है और उसी के अकॉर्डिंग वो हमेशा जब तक ब्रिटिश हम पे रूल करेगा वो चलती रही। सो ये सब चीजें यहाँ पे आपको देखने मिलने वाली है। और अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन का ये भी मानना है कि जब 18th सेंचुरी शुरू होती है, 18th सेंचुरी के शुरुआत में अगर हम देखोगे तो 23% जो है वर्ल्ड इकोनॉमी, वो इंडिया की इकोनॉमी खुद की हुआ करती थी, 23% पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी की। और जब ब्रिटिश आते हैं, जब इंडिया को फ्रीडम मिलता है, वो टाइम तक अगर हम देखते हैं तो 3% पे ब्रिटिश ने लाके छोड़ दी थी। यानी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में इंडिया का कोई योगदान ही नहीं रहा था, इंडिया का कोई रोल ही नहीं रहा था जब ब्रिटिश छोड़ के जा रहे थे। इस प्रकार हमारे इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट डाला था ब्रिटिश ने, इसीलिए ये पूछा जाता है इस पे क्वेश्चन। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी कारण बनता है क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। जो इकोनॉमी एक टाइम पे 23% हुआ करती थी, वो इकोनॉमी 3% पे लाके छोड़ दी थी जब तक हमको इंडिपेंडेंस मिलता है तब तक ब्रिटिश ने। तो ये ऐसा उन्होंने क्या किया था, यही सब चीजें हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। सो अभी हम देखते हैं कि इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल किस तरह से हुआ। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है जो हम देखने वाले हैं, उन्होंने किया था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, रीन ऑफ आर्टिसन एंड हैंडीक्राफ्ट्समैन। यानी यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थी वो पूरी ब्रिटिश ने खत्म कर दी थी। जो इंडिया में इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, हमारे जो आर्टिशन लोग थे, जो हस्तकला वाले थे, वो सब उनका पूरा उन्होंने ब्रिटिश ने
सर्वनाश कर दिया था, ऐसा समझ जाइए, हैंडीक्राफ्ट्समैन, है ना? तो ये सब लोगों का यहाँ पे कोई क्या किया था ब्रिटिश ने, यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ये किया था कि वन वे फ्री ट्रेड शुरू कर दिया था। मैं आपको ये बता दूँ कि इंडिया के जितने भी मार्केट थे, मार्केट में पूरे के पूरे जितने भी गुड्स है, वो सस्ते और मशीन मेड गुड्स लाके छोड़ दिए ब्रिटिश ने। देखिए, जो मशीन मेड होते हैं वो तो सस्ते रहेंगे ही, क्योंकि आखिरकार मशीन में बने हुए हैं। जो हाथ से बनाए गए गुड्स है वो काफी महंगे भी होते हैं, है ना? तो ये सब चीजें होती है, उसके पीछे उतनी मेहनत भी होती है। तो यहाँ पे चीप और मशीन मेड इंपोर्ट्स जो है फॉरेन से लाते थे, यानी यूरोप से या इंग्लैंड से लाते थे और उसको हमारे मार्केट में लाके डाल देते थे। जब से चार्टर एक्ट 1813 आया, तब से तो वन वे फ्री ट्रेड भी शुरू हो गया ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए। यानी अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो ब्रिटिश थे, वो ब्रिटिश के जो सिटीजन्स थे, ब्रिटिश सिटीजन्स, वो इंडिया से चीजें खरीद नहीं सकते थे, बट इंडिया को चीजें बेच सकते थे। ऐसा एक वन वे फ्री ट्रेड यहाँ पे शुरू किया था 1813 के बाद। ये आप समझ लीजिए। उसमें मैं आपको ये बता दूं कि 80% टैरिफ लगाया जाता था इंडियन टेक्सटाइल पे, जिसके कारण ये बहुत महंगा हो गया था। और इतना महंगा कोई प्रोडक्ट होगा तो इतना महंगा कोई गुड क्यों खरीदेगा जिसपे 80% टैरिफ लगाया जाता है। और उनके अब आप यहाँ पे देख लीजिए, एक एक तरफ रखा है इंडिया का कोई गुड और एक तरफ रखा है कोई ब्रिटिश का गुड। अब इंडिया का जो भी प्रोडक्ट है उस पे उन्होंने 80% टैरिफ लगा दिया है, तो ये बहुत महंगा हो जाएगा। और इतने महंगी चीज यूरोप में नहीं, मार्केट में कोई खरीदेगा नहीं, तो ये डिफिकल्ट हो गया था कि वो टिक सके यूरोपियन मार्केट्स में। उसके साथ साथ यूरोपियन मार्केट्स जो है वो धीरे धीरे आफ्टर 1820 इंडिया के लिए बंद कर दिए गए, यानी इंडियन एक्सपोर्ट्स वहां पे बंद कर दिए गए। इंडिया से जो भी गुड्स आएंगे वो अलाउ नहीं किए जाने जा रहे थे 1820 के बाद यहाँ यूरोपियन मार्केट्स में। इस तरह से हमारा मार्केट पूरा खत्म होते जा रहा था। हमारे जो आर्टिसन थे, जो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बनाते थे, जो कुछ गुड्स बनाते थे, हैंडीक्राफ्ट्समैन जो है, यानी देखिए ये लोग कपड़े बना रहे हैं या जो भी चीजें बना रहे हैं, वो चीजें अभी कहीं बिकती नहीं थी, क्योंकि हमारे मार्केट में तो चीप सस्ती चीजें लाके ब्रिटिश ने छोड़ ही दी थी। और फॉरेन में जो चीज बिकती थी उस पर भी हाई टैरिफ लगा दिया, धीरे धीरे मार्केट बंद करा दिए, तो कोई खरीदता ही नहीं था, जिसके कारण इनका पूरा एक तरह से देखोगे तो सर्वनाश होने लगा। अगर हम देखते हैं तो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड रेल नेटवर्क है ना, तो ये लोग क्या करते थे, मैं आपको ये भी सिचुएशन बता देता हूँ कि ये जो थे हमारे जो आर्टिशन और जो हैंडीक्राफ्ट्समैन थे, ये गांव में जाके बेचने लगे अपने प्रोडक्ट्स, क्योंकि शहरों में तो मशीन मेड इंपोर्ट्स लाके भर दिए थे ब्रिटिश ने। सो धीरे धीरे इन्होंने रेल नेटवर्क्स बना दिया। अब रेलवे जो थी वो गांव गांव तक जाने लगी और गांव गांव तक यूरोपियन प्रोडक्ट्स पहुंचने लगे। हर एक अंदर के कोने में जाके, कंट्री के रिमोटेस्ट कॉर्नर में जाके देश के, ये इनके प्रोडक्ट्स पहुंचने लगे और वहां पे बिकने लगे। और इनका यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो इनके लिए कोई भी जगह नहीं बची थी आर्टिसन और हैंडीक्राफ्ट्समैन के लिए इस देश में या देश के बाहर। सो यहाँ पे इंडिया जो था एक टाइम पे नेट एक्सपोर्टर हुआ करता था, अब वो नेट इंपोर्टर हो चुका था। यानी इंडिया से कितनी तो भी चीज एक्सपोर्ट होती थी ब्रिटिश आने के पहले या ब्रिटिश आए उसके उस टाइम तक भी, बट जब ब्रिटिश ने अपना रूल बनाना शुरू किया उस वक्त से आप देखोगे तो इंडिया एक नेट इंपोर्टर बन गया था। इंडिया को खुद बाहर से चीजें मंगानी पड़ रही थी, तो ये इंडिया का बहुत बुरा हाल बना के छोड़ दिया था ब्रिटिश ने। और ये चीजों के कारण हमारे इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट हुआ था। अगर हम देखते हैं तो हमारा मार्केट बहुत ज्यादा अफेक्ट हो चुका था। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज तो हमारी खत्म होते ही जा रही है, क्योंकि किसी काम की नहीं रही, उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसी काम का ही नहीं रहा। तो हमारी इंडस्ट्रीज तो उन्होंने खत्म कर ही दी ब्रिटिश ने। चलो भाई साहब, आपने हमारी इंडस्ट्री खत्म कर दी, उसके बदले में हमें तो कोई इंडस्ट्री दोगे। सो उन्होंने कोई स्टेप्स नहीं उठाई जिसके कारण मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में हो सके। हमारा जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड था उसको तो उन्होंने खत्म कर दिया भाई, और उसके चलते उन्होंने कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं किया इंडिया में। एज और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये उस टाइम पे हर देश में चल रहा था और इंडिया में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं दिख रहा था। इंडिया इंडस्ट्रीज में भी पीछे पड़ गए और इंडिया की इकोनॉमी फिर से एक बुरे स्टेज में जाते हुए हमें दिखने लगी थी, क्योंकि कोई इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप नहीं की जा रही थी ब्रिटिश के द्वारा। ये भी एक चीज हो गई। उसके बाद का जो इश्यू है वो है रूरलाइजेशन। रूरलाइजेशन ये मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले किस तरह से होता है, जिसको हम ग्रामीण कहते हैं, यानी जो गांव है वो सब यहाँ पे आते हैं रूरल एरियाज में। तो रूरलाइजेशन यहाँ पे कर दिया था, यानी हम यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो आर्टिशंस थे, है ना, तो ये आर्टिशंस क्या हो गया था कि इनको यहाँ पे इनके जो भी प्रोडक्ट्स थे वो यहाँ पे बिक नहीं रहे थे, इनको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा था, उसके बदले इनको कुछ भी उसके उससे कमाई नहीं हो कमाना नहीं हो रहा
पॉसिबल हो रहा था। उसके साथ-साथ अगर देखोगे तो पॉलिसीज़ भी बहुत खराब थी ब्रिटिश की। यानी पॉलिसी ऐसी थी कि बंगाल की तो पॉलिसी आपको ये बता दूँ कि ड्यूरिंग कंपनीज़ रूल, जब कंपनी रूल करती थी, उस टाइम पे जो आर्टिसन्स हैं, उनको लो वेजेस दिए जाते थे और उनको ये फ़ोर्स किया जाता था तो आपको आपके प्रोडक्ट जो है वो लो प्राइस में बेचने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ हम अलाउ नहीं करेंगे आपको बेचना। ये किस तरह की पॉलिसी है? भाई साहब, जितने में हमको लगा है, जितना मेहनत लगी है, जितना हमको खर्चा आया है, उतने में तो हम बेचेंगे। ब्रिटिश उनको उसको लो प्राइस में बेचने के लिए उन्हें मजबूर करते थे। ये सब चीज़ों के कारण वो अपना प्रोफ़ेशन छोड़ देने लगे। छोड़ के वो गाँव के तरफ बढ़ने लगे और गाँव के तरफ जाके वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने लगे। एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने के कारण बहुत से लोग अपना ये जो भी उनका प्रोफ़ेशन था उसको छोड़ के एग्रीकल्चर में आ जाते हैं और एग्रीकल्चर में आने के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर पे ओवरबर्डन हो जाता है। क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट बहुत लोग बन गए जिसके कारण एग्रीकल्चर ओवरबर्डन हो गया। और ओवरबर्डन तो ओवरबर्डन हुआ, ब्रिटिश ने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए कुछ किया भी नहीं था। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ चुका था एग्रीकल्चर पे और एग्रीकल्चर के लिए कोई डेवलपमेंट भी नहीं दिख रहा था, जिसके कारण हम ये देखते हैं कि पॉवर्टी इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी ब्रिटिश रूल में। क्योंकि एग्रीकल्चर में कोई डेवलपमेंट नहीं है और एग्रीकल्चरिस्ट जो थे ये पुअर होने लगे और पुअर होने के कारण लोग गरीब-गरीब होने लगे और गाँव की तरफ सब सेटल होने लगे, जिसके कारण रूरलाइज़ेशन होने लगा। रूरलाइज़ेशन के साथ-साथ अगर हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ओवरबर्डन होने के बाद पॉवर्टी भी देश में बढ़ने लगी और इकोनॉमी पे बहुत भारी मात्रा में एक इम्पैक्ट कर गया ये रूरलाइज़ेशन जो ब्रिटिश के कारण हुआ था। सो यहाँ पे हम एक और चीज़ देखते हैं कि ये रूरलाइज़ेशन जो हुआ ये एक और पार्ट बनता है इम्पैक्ट का, इकोनॉमिक इम्पैक्ट का ब्रिटिश रूल के। तो यहाँ पे अब हमने देखा कि डीइंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ, किस तरह से ब्रिटिश करते हैं उसमें डीइंडस्ट्रियलाइज़ेशन में हमने वन वे फ्री ट्रेड देखा, हमने मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के लिए कोई एक्शन नहीं ली गई ये देखा, हमने रूरलाइज़ेशन जो ब्रिटिश ने किया था वो देखा। तो इस तरह की हमने 3 चीज़ें इसमें देखी थी जो हमारा होता है डीइंडस्ट्रियलाइज़ेशन जो इम्पैक्ट करता है हमारे आर्टिसंस पे और हैंडीक्राफ्ट्समैन पे। अब हम देखने वाले हैं एम्पावरिशमेंट ऑफ पीजेंट्री। एम्पावरिशमेंट का मीनिंग होता है गरीबी आना। अब यहाँ पे कहाँ पे? तो पीजेंट्री में अब हम देखते हैं कि जो किसान थे उनको किस तरह से गरीब बनाना शुरू किया। यानी ब्रिटिश हमारी इकोनॉमी में हर इंसान को यहाँ पे गरीब बनाते हुए आपको दिख रही है। तो अब पीजेंट्री के साथ क्या हुआ ये इकोनॉमी में, ये अभी हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखते हैं अगर पीजेंट्स की बात आती है तो जो गवर्नमेंट थी उनको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट एक ही चीज में था और उनका इंटरेस्ट हमेशा हमको ये दिख रहा है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेंट को हमेशा बढ़ाते रहना। जो भी लैंड है, जिस जो पीजेंट्स की लैंड है उसके ऊपर से रेंट ज्यादा से ज्यादा उनको एक्वायर करना, हासिल करते रहना, यही एक उनका उद्देश्य बना हुआ था गवर्नमेंट का। उसके साथ-साथ जो रेवेन्यू है वो भी हाई रेवेन्यू उन पे लगाना, ये सब चीज़ें जो चल रही थी, ये चीज़ों के चलते उन्होंने एक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाया था लार्ज पार्ट में कंट्री के, बहुत सारे जगह पे परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था। ये परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है ये आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरा जो अगला लेक्चर आने वाला है वो रहने ही वाला है जिसमें हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको अभी परमानेंट सेटलमेंट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। लैंड रेवेन्यू परमानेंट सेटलमेंट जो होता है वो एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी और जो लैंडलॉर्ड होते हैं उनके बीच में, जो ज़मींदार होते हैं उनके बीच में, जिसके एक रेवेन्यू जो है जितना भी रेवेन्यू के रेट्स है वो फिक्स किए जाते हैं, जो लैंड से आने वाला रेवेन्यू और उनको अलाउ किया जाता है जमींदार को कि वो वहां से रेवेन्यू जो है वो हासिल कर सके। इस तरह से ये परमानेंट सेटलमेंट होता है, चाहे कुछ भी हो उतना वहां से रेवेन्यू आना ही चाहिए। इस तरह से परमानेंट सेटलमेंट किया जाता है। अब ये जो परमानेंट सेटलमेंट किया गया था काफी सारे जगह पे, जिसके कारण यहाँ पे एक चीज हमको दिखती है कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ लैंड। अब ये जो नया सेटलमेंट था इसमें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ लैंड हुआ करता था, जिसके कारण टेनेंट्स जो थे उनके अंदर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी थी कि यानी टेनेंट यानी हम कह सकते हैं कि जो लोग लैंड लेके है, जिनकी लैंड है वो, जैसे कि हम देख रहे हैं कि लैंडलॉर्ड जो है उनकी तो पूरी लैंड हो गई बट वो रेंट पे लेना पड़ता था जो टेनेंट्स होते हैं उनको। तो वो लैंड रेंट पे हम लोगों को लेना पड़ेगा और वो लैंड पे हमको खेती करना पड़ेगा। इस तरह का एक सिस्टम यहाँ पे अगर हमको दिखता है तो ये नया सेटलमेंट जो था इसमें ट्रांसफर की जाती थी इस तरह से लैंड, जिसके कारण बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी थी टेनेंट के बीच में। उनके पूरे राइट्स चले गए थे लैंड के ऊपर के और ये पूरे राइट्स अगर हम देखेंगे तो जमींदार को मिल चुके थे। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ का कोई जमींदार है तो ये पूरी जमीन उसकी है और यहाँ पे अगर मैं ये जमीन उसमें से ये हिस्सा लेना चाहता हूँ तो ये हिस्सा मैं रेंट देके लूंगा और ये पूरी जब मैं उससे लेता हूँ तो यहाँ पे ये कभी भी मुझसे छीन सकता था आगे भी। ये सब चीजें कैसी होती थी मैं आपको ये भी बता दूं। और यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे इस लैंड का और ये रेंट और रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता था वो जमींदार के द्वारा किया जाता था। ऐसा एक सिस्टम था जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। और अगर मैं आपको ये बता दूं तो देयर वाज लिटिल स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड प्रोडक्टिविटी है ना। तो
गवर्नमेंट तो कोई स्पेंड करती नहीं थी एक तरह से देखेंगे तो प्रोडक्टिविटी पे, जिससे लैंड अच्छी होगी, ऐसा कोई गवर्नमेंट का यहाँ पे स्पेंडिंग था ही नहीं। तो हमारे लैंड को बहुत ज़्यादा कोई इंप्रूवमेंट भी नहीं मिलता था। ऊपर से हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे रेंट भी हमेशा यहाँ पे देना पड़ता था, और उसके साथ साथ रेवेन्यू भी हमको देना पड़ता था, चाहे कुछ प्रोडक्ट आए या ना आए। अब फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा है तो मैं कहाँ से रेंट दूंगा? तो यही प्रॉब्लम सबके हो रहे थे, और जो जमींदार की पावर थी वो बढ़ गई थी। जमींदार की पावर बढ़ गई थी, जिसमें वो रेंट या रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट कर सकते थे, जिसमें जो पीजेंट थे उसके ऊपर ट्रिपल बर्डन हो गया था। ट्रिपल बर्डन किस किस का? तो गवर्नमेंट का तो एक बर्डन था ही, जमींदार का भी था और मनी लेंडर का भी था। इन तीनों का किस तरह से था मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट ने तो एक सिस्टम बना दिया था ये परमानेंट सेटलमेंट वाला, जिसके कारण बर्डन आ गया था पीजेंट के ऊपर। सो गवर्नमेंट का तो इशू यहाँ पे पता चल गया आपको क्या था। जमींदार का क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट ने जमींदार को पावर दी थी कि आप रेवेन्यू जो है ये कलेक्ट कीजिए पीजेंट से। अब जब ये जमींदार पीजेंट के पास रेवेन्यू कलेक्ट करने जाएगा, और ये पीजेंट के पास कुछ प्रोडक्टिविटी ही नहीं है उसके लैंड को, जिसके कारण वो इस बार फसलें ही नहीं आई है, जिसके कारण उसको कुछ पैसे ही नहीं मिले, तो वो क्या पे करेगा उस जमींदार को? सो जमींदार क्या करता था यहाँ पे? जमींदार इनको फोर्स करता था कि आप पेमेंट कीजिए, हमको कुछ नहीं पता। तो पीजेंट के पास एक ही ऑप्शन बचता था, ये हो गया जमींदार का रोल। और तीसरा जो रोल आता है वो है मनी लेंडर का। जो जमींदार जो जमीन पीजेंट था उनके पास एक ही ऑप्शन बचता था, वो था मनी लेंडर। मनी लेंडर के पास पीजेंट जाते थे और इनसे कुछ पैसे लेके आते थे उधार। तो ये जो पैसे लाएंगे, ये पैसे फिर पे किए जाते थे जमींदार को। अब जब ये पैसे मनी लेंडर ने पीजेंट पीजेंट ने मनी लेंडर से लिए और वो जमींदार को पे कर दिए, तो रेवेन्यू तो पेमेंट हो जाता था। बट धीरे धीरे जब पीजेंट ये पैसा मनी लेंडर को वापस नहीं कर सकते थे, तो मनी लेंडर इनकी जितनी भी लैंड थी, ये लैंड अपने पास रख लेते थे, इनसे लैंड छीन ली जाती थी। अगर हम देखेंगे तो नॉर्मली ये हालात होते थे जब फेमाइन या फिर स्कैरसिटी होती थी। फेमाइन यानी जब सूखा पड़ जाता था या फिर कुछ कमतरता हो जाती थी किसी फसलों की, तो यहाँ पे ये सब चीजें हो जाती थी। ये सब जो मैंने आपको ये सिस्टम बताई है, इस तरह का एक ट्रिपल बर्डन बनता है। और ये लैंड जब मनी लेंडर अपने पास रख लेता था पीजेंट के लैंड, तो पीजेंट जो था वो लैंडलेस हो जाता था। इस तरह से पीजेंट को बहुत सारी चीजें यहाँ पे फेस करनी पड़ती थी, और पीजेंट के यहाँ बहुत हाल हुए। पीजेंट एक तरह से गरीब होने लगे, और पीजेंट के इतने हालात खराब थे कि पीजेंट, हम देखोगे तो रिवोल्ट में भी आप देखते हो कि रिवोल्ट के वक्त एक रीजन मैंने आपको बताया था पीजेंट्री, ये भी एक रीजन था। सो ये बहुत खराब हालात में रह रहे थे, तो इकोनॉमी को एक तरह से बहुत बड़ा यहाँ इम्पैक्ट हो गया था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पीजेंट कौन कौन नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे तो जो आर्टिशन थे वो भी एक तरह से गांव में आ ही रहे थे, और वो भी एग्रीकल्चर ही कर रहे थे। तो एक तरह से पीजेंट्स की तो संख्या बढ़ ही रही थी, और पीजेंट्स के साथ जो यहाँ अत्याचार किए जाते थे वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। सो ये सब चीजें हो गई। तो एक और इम्पैक्ट हमने देखा कि यहाँ पे ब्रिटिश ने जो हम पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ था पीजेंट्स पे। उसके बाद हम देखते हैं कि इमरजेंस ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी जिनको हम बिचौलिया कहते हैं, वो इंटरमीडियरी। तो इंटरमीडियरी जो है वो उनका किस तरह से रोल यहाँ पे होता है? तो 1815 में मैं आपको ये बता दूं कि हाफ ऑफ द टोटल लैंड ऑफ बंगाल हैज पास्ड इनटू न्यू हैंड्स, है ना। तो अब यहाँ पे ब्रिटिश ने क्या किया है, 1815 तक जो भी लैंड थी बंगाल में, वो उन्होंने कुछ लोगों के हाथ में दे दी। फॉर एग्जाम्पल मर्चेंट्स के हाथ में दे दी, जो व्यापारी लोग थे उनके हाथ में दे दी, मनी लेंडर्स के हाथ में दे दी, जिनको हम साहूकार कहते हैं, ये हो गए मनी लेंडर। उनके साथ साथ बाकी जो लोग थे पैसे वाले, उन जो रहते गांव में या फिर टाउन्स में रहते थे, उन लोगों को यहाँ पे लैंड जो थी वो उनके पास ट्रांसफर कर दी, और एक नए जमींदार यहाँ पे आ गए थे। ये सब जमींदार बनने लगे, और जमींदार की जो पावर थी वो और ज्यादा बढ़ने लगी। अगर हम देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए कोई जगह नहीं थी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहे थे कुछ भी, बस इनके पास जमीन मिल रही थी। और यहाँ पे वही चीजें शुरू हो गई थी, लैंड ग्रैबिंग, इसकी उसकी लैंड छीन लो और अपने पास रख दो। और यहाँ पे सब इन्फ्यूडेशन भी शुरू। सब इन्फ्यूडेशन का मीनिंग होता है, ये अच्छे से सुन लीजिए, सब इन्फ्यूडेशन यानी किसी के तो भी अंडर कोई जमीन है जो आपने जिसको होल्ड किया है। फॉर एग्जांपल कोई टेनेंट है जिसकी खुद की जमीन नहीं है, बट इन्हीं लोगों की जो जमीन है उसके उसकी उसी के जमीन में आप काम कर रहे हो, तो यही है सब इन्फ्यूडेशन। तो इन सबको आपकी जमीन दे दी, और ये जमीनों के हम लोग काम कर रहे थे, तो ये सब चीजें यहाँ पे चल रही थी। तो यही लैंड ग्रैबिंग और सब इन्फ्यूडेशन यहाँ पे बढ़ने लगा। और आपको ये भी बता दूं कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज, तो इंटरमीडियरीज यहाँ पे बढ़ने लगे थे। इंटरमीडियरीज यानी जो बिचौलिए होते हैं वो, तो यहाँ पे बढ़ रहे थे। टू बी पेड गेव राइज टू अपसेंटी लैंडलॉर्ड्स एंड इंक्रीज बर्डन ऑन द पीजेंट। यहाँ पे इंटरमीडियरीज जो थे, गवर्नमेंट और पीजेंट के बीच में जो लोग आ रहे हैं, जैसे मर्चेंट है, मनी लेंडर्स है, ये जितने भी लोग हैं, ये सब बिचौलिया का काम कर रहे थे, और यही लोग हम लोगों को लूट रहे थे सरकार के
चलते इनके पास पावर आ चुकी थी गवर्नमेंट के चलते, और ये लोग हमें लूट रहे थे, ये बिचौलिया बन गए थे, यहाँ पे इंटरमीडियरीज बन गए थे। सो ये सब चीजें चल रही थी और एक अपसेंटी लैंडलॉर्डिज्म यहाँ पे बन गया था, है ना। तो यहाँ पे जो लैंडलॉर्डिज्म नहीं हुआ करता था, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जमींदारी जो है वो यहाँ पे आ चुकी थी, एक तरह से हम देखते हैं तो ये लोगों के थ्रू ही ये नए जमींदार बन बैठे थे यहाँ पे। सो ये सब चीजें भी चली, तो यहाँ पे इंटरमीडियरीज आए, और इंटरमीडियरीज जब आए तो हमारी हालत और खराब होने लगी, हमारी लैंड फिर से जाने लगी किसी और के हाथ में, और हमारे इकोनॉमी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट फिर से पड़ने लगा। उसके बाद हमको जो इम्पैक्ट देखना है वो है स्टैग्नेशन एंड डिटोरिएशन ऑफ एग्रीकल्चर। यानी एक तरह से जो एग्रीकल्चर था वो खराब होते हुए वहां पे दिख रहा है। यही हमको अभी देखना है किस तरह से ब्रिटिश ने ये जो हमारा एग्रीकल्चर है उस पर बुरा इम्पैक्ट किया था, तो ये देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए, द कल्टिवेटर हैड नाइदर द मीन्स नॉर एनी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। ओके, सो जो यहाँ पे कल्टीवेट करता था, यानी जो लोग यहाँ पे फसलें लिया करते थे किसान, उनके पास तो कुछ पैसे ही नहीं बचे थे कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सके। और जो जमींदार थे वो ऐसा कभी करते नहीं थे। नो रूट्स इन विलेजेस, है ना, विलेज के तो थे नहीं। अब आप देख रही है कौन कौन लोगों को जमींदार बना के बैठे हैं, और ये लोग विलेज के थे नहीं, तो इनको इनको इन्वेस्टमेंट में कोई इंटरेस्ट था नहीं, इनको सिर्फ पैसे कमाने में इंटरेस्ट था जमींदार को। और जो गवर्नमेंट था वो बहुत कम पैसे स्पेंड करती थी, बहुत कम खर्च करती थी एग्रीकल्चर पे या टेक्निकल और मास एजुकेशन पे, लोगों को एजुकेट भी नहीं करती थी एग्रीकल्चर को लेके, या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं लगाती थी किसी भी एग्रीकल्चर में, यूज नहीं करती थी, जिसके कारण जिस पे खर्चा नहीं करती थी गवर्नमेंट, जिसके कारण जो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी बहुत कम होने लगी और फसलें बहुत कम आने लगी, जिसके कारण इंडिया जो एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी आपको दिख रही थी, हमको दिखती है पहले से, वहां पे एग्रीकल्चर ही अच्छा नहीं है तो इकोनॉमी कहां से अच्छी होगी। इकोनॉमी हमारी खराब होते जाएगी, और इकोनॉमी इस तरह से हमारे इम्पैक्ट होते जा रही थी, और धीरे धीरे हमारे पास एक और चीज होने लगी जिसके कारण इकोनॉमी पे और इम्पैक्ट हुआ, जो थी फेमाइन एंड पॉवर्टी। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि रेगुलर रिकरेंस ऑफ फेमाइंस, जो सूखा पड़ता है ना, वो सूखा सूखा यहाँ पे पड़ता था, वो तो होता ही था इंडिया में, अभी भी होता है, पहले से होता था। बट ये जो सूखा पड़ रहा था, इसी के कारण सिर्फ हमारे पास ऐसा नहीं है कि ये जो फूड ग्रेन्स है जिसकी कमी हमें हो रही है, बट जो गरीबी थी उसके कारण भी यहाँ पे फूड ग्रेन्स जो है उसकी कमी यहाँ पे महसूस हो रही थी, क्योंकि कॉलोनियल फोर्सेस के कारण। कॉलोनियल फोर्सेस में हम आगे अभी देखने वाले कि उन्होंने कमर्शियलाइजेशन कर दिया था, जितने भी धीरे धीरे अगर हम देखेंगे तो ये जितने भी हमारे क्या कह रहे हैं, अब तक आपने देखा कि किस तरह से प्रोडक्टिविटी कम होते जा रही है, तो यहाँ पे फूड ग्रेन्स बढ़ी थे ही नहीं हमारे पास, जिसके कारण पॉवर्टी पॉवर्टी तो लोगों की बढ़ चुकी थी, क्योंकि उनके पास ऑप्शन कम कर दिए थे ब्रिटिश ने, गरीबी बढ़ा दी, जिसके कारण फूड ग्रेन नहीं मिलता था लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता था, तो लोग भूख से मर जाते थे। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सिर्फ फेमाइन से, सिर्फ सूखा पड़ने से ही लोगों की मौत नहीं, तो ये मैनमेड फेमाइंस भी थे, जिसके कारण बहुत ज्यादा यहाँ पे डेथ हमको दिख रही थी। बिटवीन 1850 टू 1900 आप देख रहे हैं कि 2.8 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी ये फेमाइंस के चलते। ये जो सूखा पड़ रहा है, जो खाने को नहीं मिल रहा है, खाने की कमी हो रही है, उसके कारण यहाँ पे 2.8 करोड़ लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई थी। लोगों के पास पैसे भी नहीं थे, लोग गरीब हो चुके थे कि खाना खरीद सके, और इंडिया में प्रोडक्टिविटी भी अच्छे से नहीं थी, और अगर आप देखोगे तो सूखा भी पड़ रहा था बीच बीच में। तो ये सब चीजों के चलते बहुत बुरा हाल हो गया था हमारी इकोनॉमी के, हमारे इंडिया में बहुत गरीबी बढ़ गई थी, ब्रिटिश ने इंडिया को बहुत गरीब बनाना शुरू किया। गरीबी तो गरीबी बढ़ा रहे थे, अब जितना एग्रीकल्चर बचा था उसका भी कमर्शियलाइजेशन ब्रिटिश ने शुरू कर दिया। सो अब हम देखते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में आपको ये बता दूं कि सर्टेन स्पेशलाइज्ड क्रॉप्स जो थे वो यहाँ पे ऐसे थे, देखिए, बिगेन टू ग्रोन नॉट फॉर कंजम्पशन इन द विलेज बट फॉर सेल इन नेशनल एंड इवन इंटरनेशनल मार्केट्स। अब कुछ ऐसे क्रॉप थे जो हमारे लिए तो कुछ फायदे के थे नहीं, हम इंडिया में जो लोग रह रहे थे हमारे लिए, बट फॉरेन के जो थे या फिर जो यूरोपियंस या ब्रिटिश थे उनके लिए बहुत काम के थे, क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल मार्केट्स में उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। हमारे किसी काम के नहीं थे, हमारे किसी कंजम्पशन के काम में वो नहीं आते थे। ऐसे कौन से क्रॉप थे? तो कॉटन हो गया, जूट हो गया, ग्राउंड नट हो गया, ऑयल सीड हो गया, शुगर केन हो गया, टोबैको हो गया, ये ज़्यादा पैसे कमाने वाले फूड ग्रेन्स हुआ करते थे। बाकी जो फसलें आती है ना, जवार, ये वो, उनसे ज़्यादा राइस, इन सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैसे जिससे मिलते थे वो थे कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, ऑयल सीड, शुगर, टोबैको, जिसका हमारे ऊपर ये फोर्स किया जाता था, हमारे जो पीजेंट्स थे उनको, कि आप इसकी फसलें लो। तो ये सब तो होता ही था। और कमर्शियलाइजेशन का जो ट्रेंड है वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया था जब प्लांटेशन सेक्टर आने लगे। यानी यहाँ पे ब्रिटिश ने कुछ प्लांटेशन ही खरीद लिया और वहाँ पे उस प्लांटेशन को अपने अंडर ले लिया, और प्लांटेशन में हम लोगों से वो काम कराते थे। और प्लांटेशन काय के रहते थे? तो प्लांटेशन मेनली टी, कॉफी, रबर,
इंडिगो, इन सब के प्लांटेशन हुआ करते थे। जैसे कि हमने देखा था कि इंडिगो का एक इश्यू था जिसके चलते हमने चंपारण का एक सत्याग्रह देखा था जो गांधी जी ने किया था। तो इस तरह से इन्होंने प्लांटेशन अपने पास रख लिया और प्लांटेशन पे हम लोगों को ये कुछ प्लांट करने कहते थे, हम हमें फोर्स करते थे कि आप टी, कॉफी, ये हमारे किसी काम का नहीं था। रबर हमारे किस काम आएगा जब हमारे पास इंडस्ट्रीज ही नहीं है। इंडिगो, टी, कॉफी, तो ये सबसे हमारे हमारे लिए महत्व की चीजें, इनसे ज्यादा जो हम खा सकते हैं वो थी, जो हमें लगाने नहीं दिए जा रहे थे, जो हम डायरेक्ट मार्केट में बेच सकते थे, जो चीजें वो हमें लगाने नहीं दी जा रही थी बराबर, और हमें फोर्स किया जा रहा था कि ये चीजें बेचो जो कि नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में चलती थी। अब ये जो प्लांटेशन है इसको, इसके ओनर मेनली यूरोपियंस होते थे और वो हमें ये प्रोडक्ट जो है वो खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं लगाने कहते थे, तो ये लगाने कहते थे क्योंकि वो बाहर के जो मार्केट है उसमें जाके उसको बेच सके और ज़्यादा पैसा बना सके। ऐसी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फॉर द इंडियन पीजेंट, है ना, तो इंडियन पीजेंट के लिए जो कमर्शियलाइजेशन था, कमर्शियलाइजेशन यानी यही कमर्शियल क्रॉप्स जो आप खुद यूज़ नहीं कर सकते बट जो आप मार्केट में आपको बेचना होगा। तो इस तरह के जो क्रॉप्स होते हैं ये जब ये चीज़ें होने लगी तो ये इसको कमर्शियलाइजेशन कहते हैं। और जो इंडियन पीजेंट्स थे उनको यहाँ फोर्स किया जाता था इस प्रोसेस के लिए, और हमारे लिए तो कुछ बचता ही नहीं था। जितनी भी चीजें आती थी वो पूरे के पूरे लेके चले जाते थे ब्रिटिश, और हम लोगों के पास कुछ पैसे नहीं बच रहे, तो हम कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे कमर्शियल क्रॉप्स में। ये हमें बोलते थे कि कमर्शियल क्रॉप्स लगाओ, और उसको लगाने को पैसे की जरूरत पड़ती थी और हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे। फिर आपके पास वही ऑप्शन होता है, आप मनी लेंडर के पास जाओ, पैसे लो और ये काम करते रहो। सो यही हमारे साथ होता था और ये हमसे बहुत सस्ते में ये चीजें खरीदते थे और वहां जाके बहुत महंगे में बेचते थे। यानी हमारा बहुत बड़ा इन्होंने लॉस करना शुरू किया। इन्होंने कमर्शियलाइजेशन शुरू कर दिया इंडियन एग्रीकल्चर का, और हमारी इकोनॉमी एक और बार बहुत बड़े एक बुरा हम पे इम्पैक्ट हुआ इस बार फिर से। उसके बाद हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री एंड लेट डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। इन्होंने जो हमारी प्रेजेंट इंडस्ट्रीज थी उन सबको तो इन्होंने खत्म कर दिया, उसका खात्मा कर दिया, और जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसको भी जल्दी डेवलप नहीं किया। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ टेक्सटाइल कॉम्पिटिशन ऑफ इंडिया, टेक्सटाइल कॉम्पिटिशन तो पूरा खत्म ही कर दिया था। हमारी जो इंडस्ट्री थी जिसमें हम देख रहे हैं कि आर्टिशन हो या फिर हैंडीक्राफ्ट्समैन हो, इन सबका तो इन्होंने खत्म ही कर दिया, और खुद के चीप एंड मशीन मेड जो क्लॉथ्स है वो इंडिया में लाना इन्होंने शुरू कर दिया। और हमारे यहाँ पे तो कुछ इन्होंने इस तरह की इंडस्ट्री बनाई भी नहीं, बाहर से लाके यहाँ पे बेचते थे। हमारी तो इंडस्ट्री खत्म ही कर दी थी। और अगर हम देखोगे तो ब्रिटिश स्टॉप पेइंग फॉर इंडियन टेक्सटाइल इन पाउंड्स। पहले वो पाउंड्स में हमें देते थे जिससे हमें अच्छा खासा बेनिफिट मिलता था। अभी उन्होंने पाउंड्स में हमें पेमेंट देना भी बंद कर दिया। वो क्या करते थे, तो जो रेवेन्यू उनको मिलता था बंगाल से, अब जब से उनके पास रेवेन्यू राइट्स आ गए थे ब्रिटिश के पास बंगाल के, तब से ब्रिटिश क्या कर रहे थे कि जो ये इनको रेवेन्यू हासिल होता था बंगाल से, वो आके हमें उसी पैसे में से हमको पेमेंट करते थे, और ये बहुत कम रेट्स होते थे जो हमें यहाँ पेमेंट किए जाते थे। सो ये सब तो चीज़ें हमारी खराबी होने लगी। और हमारे पास कुछ इंडस्ट्रीज थी शिप बिल्डिंग की। हम लोग यहाँ पे अगर देखोगे तो व्यापार करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए कुछ शिप्स भी बनाया करते थे। इन्होंने हमारी शिप जो इंडस्ट्री है उसको भी धीरे धीरे खत्म करने लग गए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सूरत और मलाबार जो है वहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट में ये हुआ करती थी, और बंगाल और मसूलीपट्टनम जो है यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज हुआ करते थे ईस्टर्न कोस्ट पे। ये इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया गया, और यहाँ जितनी भी शिप्स बनती थी, ये पूरे जो कॉन्ट्रैक्ट थे ये ब्रिटिश शिप के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाहर के ब्रिटिश कंपनीज को दे दिए गए। अब यहाँ पे ये होने के बाद हमारे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का कोई महत्व रहा ही नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं कि 1814 में 1814 में एक लॉ उन्होंने पास किया था जिसमें जो इंडियन बिल्ड शिप्स है, जो इंडिया में बनाई गई शिप्स है, उनको वो ब्रिटिश रजिस्टर्ड वेसल्स, यानी वही है कि शिप्स यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। और ये लोग जो है हमारी जो इंडियन बिल्ड शिप है वो अमेरिका और यूरोप कॉन्टिनेंट में व्यापार नहीं कर पाएंगी। सो हमारे शिप बिल्डिंग को कोई महत्व ही नहीं रहा। ये इसको जब इन्होंने बंद करा दिया, जब ये रजिस्टर्ड ही शिप नहीं थी, तो फिर ये इसका महत्व, इसका काम ही क्या रहा। तो हमारी जो इंडस्ट्रीज है ये कोई इंपॉर्टेंस इनका रहा नहीं, और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री यहाँ पे क्रश कर दी ब्रिटिश ने। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन स्टील इंडस्ट्री का क्या हुआ। जो इंडियन स्टील इंडस्ट्रीज है उनको भी, यानी ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ द इंडियन स्टील इंडस्ट्री टू ग्रो, है ना। तो कुछ कुछ स्टील इंडस्ट्री इंडिया में ओपन हो रही थी, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा यानी बहुत ज्यादा हम देखेंगे कि ट्रबल करना पड़ता था ताकि वो ग्रो हो सके। यानी मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन स्टील इंडस्ट्री को तो बढ़ने का मौका दिया नहीं ब्रिटिश ने, फिर भी कुछ इंडस्ट्रीज लाइक टाटा,
ये यहाँ पे बढ़ रही थी, तो इनको बहुत ट्रबल करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी जब इनको परमिशन मिलती थी एक स्टील इंडस्ट्री बनाने की। इनको ऐसा भी कहा जाता है कि आपको जो स्टील बनाना होगा वो हायर स्टैंडर्ड का ही स्टील आप बना सकते हो और वो ब्रिटिश यूज़ करेगा, इस तरह का हमको यहाँ पे स्टील होना। इंडिया में उस टाइम पे अगर हम देखेंगे तो हायर स्टैंडर्ड के स्टील की यहाँ पे डिमांड नहीं थी, क्योंकि इतना पैसा नहीं था हमारे पास जो हायर स्टैंडर्ड के हम स्टील यूज़ कर सकेंगे। बट टाटा जो जैसे कंपनीज जो इंडस्ट्रीज है उनको यही परमिशन मिली थी कि आपको हायर स्टैंडर्ड के ही बनाना होगा जो ब्रिटिश यूज करेंगे। अब ये करते करते ये जो फर्म्स है वो जब हायर स्टैंडर्ड की बनाती थी तो उसी टाइम पे उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था कि वो लोअर स्टैंडर्ड का भी स्टील बनाए, क्योंकि उतना प्रोडक्शन भी करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो एक ही वक्त लोअर स्टैंडर्ड हायर स्टैंडर्ड इनको बनाने का बहुत ज्यादा बर्डन होने के कारण हायर स्टैंडर्ड उनको बनाना तो जरूरी था। अब ये हायर स्टैंडर्ड के बनाने लगे और उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचा कि वो बड़े मार्केट में खेल सके जिसमें लोअर क्वालिटी ऑफ स्टील बिकता था। अब ये इनको जितना भी स्टील बनाएंगे वो ब्रिटिश को ही देना पड़ता था, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन थे वर प्लेस्ड बाय ब्रिटेन ऑन इंडियन स्टील इंपोर्ट्स। तो ये जो स्टील था ये इंडिया में यूज हो ही नहीं सकता था। वो इंडिया में अपना मार्केट बना ही नहीं पा रहे थे, जिसके कारण जो ग्रोथ थी इंडस्ट्री की वो बहुत बुरे तरीके से हैम्पर हो गई। यानी स्टील इंडस्ट्रीज भी इंडिया में बढ़ नहीं पाई उतने जोर से जितने जोर से बढ़ना चाहिए था। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि तीन लोग यहाँ पे मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए और बैंकर्स हो गए, इनके भी बहुत बुरे हाल कर दिए। ब्रिटिश ने तो इनको अपना एजेंट करके यूज किया। किस तरह से? तो इंडियन मनी लेंडर जो थे उनको यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्रोवाइडेड लैंड टू हैंड प्रेस्ड एग्रीकल्चरिस्ट, है ना। तो एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो मनी लेंडर के पास जाते थे लोन लेने। अब यहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू है वो ब्रिटिश को हो जाता था एक तरह से इनडायरेक्टली। मनी लेंडर ने वो पैसा दिया है पीजेंट को और पीजेंट ने वो पे किया है ब्रिटिश को, यानी इनडायरेक्टली मनी लेंडर से ही पैसा ब्रिटिश को मिला है। यहाँ पे आप देखोगे तो मनी लेंडर नहीं होते तो ब्रिटिश को ये पैसा भी नहीं मिल पाया होता। ऐसा ब्रिटिश ने यहाँ पे यूज कर लिया मनी लेंडर्स को। ये एक बहुत अलग सी चीज थी। इस तरह से हर एक को लूट रहे थे ब्रिटिश। इंडियन ट्रेडर्स जो थे उनको ये बताया गया कि भाई साहब हमारे जो इंपोर्टेड ब्रिटिश प्रोडक्ट्स है उसको आप बेचिए। हमारे व्यापारियों को क्या करते थे, हमारे व्यापारियों को वो कहते थे कि इंडिया के जो प्रोडक्ट है वो आप तो अभी बेच नहीं सकते। आप ऐसे कीजिए कि जो इंपोर्ट हो रहे हैं ब्रिटिश प्रोडक्ट्स उसी को आप लीजिए और वो बेचना शुरू कर दीजिए। छोटे से छोटे जगह पे जाइए, रिमोटेस्ट कॉर्नर में जाइए और वहां पे बेच दीजिए। अब इस चीज के कारण क्या हो गया, ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ बिकने लगे और हमारी जितनी चीजें थी वो बाहर जाने लगे एक्सपोर्ट्स। तो ये सब चीजें यहाँ पे हो रही थी। इंडियन ट्रेडर्स का भी उन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पे एक महत्व जो उनकी भी भूमिका जो थी, उनका भी रोल था ब्रिटिश के लिए, वो बहुत बड़ा हो गया था। ट्रेडर्स का, मनी लेंडर ट्रेडर्स हो गए, उसके साथ साथ इंडिजीनियस बैंकर्स हो गए। इंडिजीनियस बैंकर्स अगर हम देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन में दोनों में उन्होंने हेल्प की थी। एक तरह से देखोगे तो किस तरह से चीजें जो आएगी वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और किस तरह से चीजों को कलेक्ट किया जाएगा, ये सब चीजें यहाँ पे चल रही थी। हम लोग तो अलग से हमारे बैंक नहीं ओपन कर सकते थे, हमारे जो बैंकर्स थे, तो ये सब चीजें वो ब्रिटिश के साथ ही मिलके काम कर रहे थे। और कोई भी चीज कहीं कहीं पे किसी को प्रोवाइड करनी है तो वो हमारे लोगों को ही कहते थे कि वहां पे प्रोवाइड कर दो। या फिर यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अलग से कुछ बैंकर्स नहीं बन पाए जिनको ब्रिटिश का ही काम करना पड़ता था, ब्रिटिश का ही चीजें कलेक्ट करो और वही डिस्ट्रीब्यूट करना। ये वो चीजें यहाँ पे हमारे लोगों को उन्होंने अपने ही आप में बिजी कर लिया, जिसके कारण ब्रिटिश के साथ ही उन्होंने हमारे लोगों को बिजी कर दिया, जिसके कारण एक नया क्लास नहीं बन पाया। जिस तरह से बुर्जुआजी जो क्लास कहा जाता है ना, एक मर्चेंट क्लास होता है या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो बने थे जापान और जर्मनी में, उस टाइम पे डेवलप हो रहा था, वो हम नहीं हो पाए क्योंकि ब्रिटिश ने इन लोगों को अपने पास ही बिजी कर लिया। ये सब चीजें हमारे साथ हुई और हमारा कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया, है ना। तो सभी यहाँ पे बिजी हो चुके थे। और अगर हम देखेंगे तो ये सब चीजों ने, ब्रिटिश ने इतना बुरा इंपैक्ट किया था हमारी इकोनॉमी पे कि हमारे जितने भी लोग हैं सबके सब ब्रिटिश के साथ एंगेज करा लिए ब्रिटिश ने और हमारा बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं होने दिया, जिसके कारण काफी सारे जो नेशनलिस्ट थे उनके कुछ यहाँ पे रिएक्शन आने, जिसमें से मेन जो रिएक्शन था ये दादा भाई नौरोजी का था। दादा भाई नौरोजी के साथ साथ काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने दिए थे, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जस्टिस रानडे थे, रोमेश चंद्र दत्त थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, सुब्रमण्य अय्यर थे, उसके साथ साथ पृथ्वीश चंद्र राय थे। ये सब जो लोग थे इनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने ये चीज़ों को लोगों के सामने लाया कि किस तरह से हम ड्रेन हो रहे हैं। बट एक ड्रेन थ्योरी रखी गई इस टाइम पे, और ड्रेन थ्योरी जो रखी थी ये दादा भाई नौरोजी ने रखी थी। तो यहाँ पे मैं आपको इकोनॉमिक ड्रेन बताने वाला हूँ। तो इकोनॉमिक ड्रेन क्या है ये जान लेते हैं। तो टर्म इकोनॉमिक ड्रेन रेफर्स टू पोर्शन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। जितने भी इंडिया में प्रोडक्ट्स है उसका जो पोर्शन है ना, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है कंजम्पशन के लिए, हमारे खुद
हमारे ही लोगों के लिए उसको इकोनॉमिक ड्रेन कहा जाता है। अब ये हमारे लिए काम का नहीं तो ये कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में जाके इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सो फॉर पॉलिटिकल रीजंस एंड इंडिया वाज नॉट गेटिंग एडिक्वेट इकोनॉमिक मटेरियल रिटर्न ऑफ इट, है ना? तो मैं आपको जैसे कि आपको ये बता देता हूँ, देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ तो भी एक प्रोडक्ट लगाया है ए नाम का, ये प्रोडक्ट हमारे लिए ब्रिटिश ने रखा ही नहीं है, इसको डायरेक्टली ले जाया जा रहा है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जब इसको लिया जाता है तो ब्रिटेन में जाने के बाद इसका जितना हमको रिटर्न मिलना चाहिए इंडिया को उतना हमको मिलता भी नहीं था। ब्रिटिश ही ये सबका रिटर्न रख लेते थे। यानी निकला है हमारे यहाँ से प्रोडक्ट, यहाँ से ड्रेन हो गया, ब्रिटेन में गया, ब्रिटेन को उसका पूरा फायदा मिला, इंडिया को उसका कुछ फायदा मिला भी नहीं, और हम हो गए ड्रेन। इस तरह से यहाँ पे ड्रेन थ्योरी रखी जाती है कि हमको किस तरह ड्रेन किया जा रहा है। ऐसी चीजें लगाई जा रही है जो हमारे लिए यूज भी नहीं हम कर पा रहे, हमारे कंजम्पशन के लिए भी अवेलेबल नहीं रखी है ब्रिटिश ने। खुद ही लेके जा रहे हैं और खुद ही उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसका जो रिटर्न आ रहा है वो भी खुद रख रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे इसको ड्रेन थ्योरी कहा जाता है, और इसको रखा गया था दादा भाई नौरोजी ने। उनकी जो बुक थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस बुक में ये इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी रखी गई थी। अब ये कौन कौन सी चीजें थी जिसके कारण ड्रेन हो रहे थे, हम वो देख लेते हैं। अब यहाँ मेजर कंपोनेंट्स में जैसे कि सैलरीज और पेंशन जो है सिविल और मिलिट्री ऑफिसर की, वो भी हमारे जो पैसे होते थे, हमसे जो पैसे कलेक्ट करते थे उसी में वो सैलरी और पेंशन भी देते थे मिलिट्री ऑफिसर्स की, खुद के थे ब्रिटिश ने। यानी पैसे हमारे और वो मिल रहे सैलरी एज ए सैलरी सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स को जो काम करिए ब्रिटिश के बेनिफिट के लिए। दूसरे बात जो है, जो ब्रिटिश जो लोन लेती थी ब्रिटिश, यानी इंडियन गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश, उस वक्त ब्रिटिश हम पे हुकूमत करती थी। तो यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट थी यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हम पे रूल कर रही थी, वो अब्रॉड से लोन लेती थी, और उसका जो इंटरेस्ट पे करना है वो हमारे ही पैसे से किए जाते थे। जबकि ये जो लोन था उनके फायदे के लिए इंडिया में वो यूज करते थे, और इसका इंटरेस्ट हम लोग पे करते थे। जो प्रॉफिट होता था फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ना, तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में चल रहा था, जो इंडिया फॉरेनर्स आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे, उससे जो प्रॉफिट मिल रहा था वो भी ब्रिटिश खुद ही रख लेते थे, हमको ड्रेन कर देते थे। और जिसके कारण अगर हम देखेंगे तो वो आने के कारण कंपटीशन बढ़ती थी, जिसके कारण हमारे लोगों की जो चीजें थी वो मार्केट में बिकती भी नहीं थी, और ये लोगों का जो प्रॉफिट आता था ये भी ब्रिटिश खुद रख लेते थे। ऐसा हमको और उन्होंने ड्रेन कर लिया। उन्होंने कुछ स्टोर्स परचेस किए थे इन ब्रिटेन में जाके उन्होंने कुछ स्टोर्स खरीदे थे फॉर सिविल एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट, जिसमें वो सिविल और मिलिट्री डिपार्टमेंट के लिए काम कर सके। ये स्टोर्स भी हमारे पैसे से खरीदे थे। जितना भी पेमेंट था, जैसे कि शिपिंग के लिए जो पैसा लगता है वो भी ब्रिटिश हमसे ही लेके पे करते थे। बैंकिंग और इंश्योरेंस सर्विस जो है, जो हम प्रोवाइड की जा रही थी, उसके लिए जो खर्चा आता था वो भी हमसे ही लेके खर्चा करते थे, और इसका फायदा ब्रिटिश को ही होता था। तो ये सब चीजें अगर हमसे देख रहे हैं कि रेवेन्यू के बदले, रेवेन्यू के रूप में हमसे ली जा रहे हैं पैसे, और वही चीजों से ये सब चीजें चलाई जा रही है, हमसे ही पैसे लूट रहे हैं, और हम ही को यहाँ पे इम्पैक्ट करे जा रहे हैं हमारी इकोनॉमी पे, हमारी इकोनॉमी को खराब कर रहे हैं। इस तरह के ये मेजर कंपोनेंट्स थे, हमको पूरा ड्रेन किया जा रहा था, हमारी पूरी चीजें यहाँ पे लेके जा रहे थे ब्रिटिश, और खुद का डेवलपमेंट कर रहे थे। इस प्रकार ये जो थियरी है ये रखते हैं दादा भाई नौरोजी इन हिज बुक दैट इज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अच्छे से याद रखेगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सो ये एक तरह से मैंने आपको जो बताया, ये एक पूरा इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहा ब्रिटिश रूल का इंडिया में। इसको काफी क्रिटिसाइज भी किया गया ब्रिटिश को। सो हमने यहाँ पे जो शुरुआत की थी, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने देखा। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने वन वे फ्री ट्रेड देखा, हमने नो स्टेप्स टूवर्ड्स मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन ये देखा, हमने रूरलाइजेशन किस तरह किया ये देखा, हमने पीजेंट्री जो थे उनको किस तरह से गरीब करते गए, इम्पावरिशमेंट ऑफ पीजेंट्री देखा। उसके साथ साथ हमने इमरजेंस ऑफ इंटरमीडियरीज देखा। इंटरमीडियरीज के साथ साथ यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि इम्पावरिशमेंट ऑफ पीजेंट्री जो है, इसमें हमने ये भी देखा था जमींदार, मनी लेंडर, गवर्नमेंट, इन तीनों के क्या रोल रहे। हमने जो इंटरमीडियरीज है उसमें हमने ये भी देखा था कि मर्चेंट, मनी लेंडर्स, मनीड क्लास, ये ऐसे तीन इंटरमीडियरीज उन्होंने लाके रख दिए थे गवर्नमेंट और पीजेंट्स के बीच में। हमने देखा स्टैग्नेशन एंड डिटोरिएशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को किस तरह से खराब किया था। तो ये भी चीज़ें हमने देखी यहाँ पे कि यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की, लोगों को एजुकेट नहीं किया, और इंडिया को खराब करते गए। उसके बाद हमने यहाँ पे जो देखा वो रहा हमारा फेमाइन एंड पॉवर्टी। सो फेमाइन एंड पॉवर्टी जो था, यहाँ हमने स्टडी किया कि वो किस तरह से इम्पैक्ट कर गया इंडिया को। सो उसके बाद हमने देखा कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन में हमने ये देखा था कि कैसे कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करने को हमको फोर्स किया गया, जो हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल नहीं थे। इसके बाद हमने डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री एंड लेट डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी देखा, जो इंडस्ट्रीज हमारी खराब की और मॉडर्न इंडस्ट्रीज को किस तरह डेवलप किया, ये भी हमने यहाँ पे स्टडी किया। उसके बाद हमने तीन लोग यहाँ पे देखे थे
कि देख रहे हैं हम यहाँ पे कि किस तरह से क्रश करते हैं। इसमें हमने शिप बिल्डिंग भी देखा कि किस तरह से ख़त्म किया, हमने ये भी देखा कि स्टील इंडस्ट्री किस तरह से ख़राब की गई, हमने ये भी देखा कि मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स और बैंकर्स का किस तरह से इस्तेमाल किया खुद के बेनिफिट के लिए ब्रिटिश ने, खुद के एजेंट करके। और हमने आखिरी में देखा कि इकोनॉमिक ब्रेन थियरी किस तरह से काम करती है। तो इकोनॉमिक ब्रेन हमने देखा जो कि दादा भाई नौरोजी ने रखी थी। अब ये सब चीज़ें हमने देखी, हमने मेजर कंपोनेंट्स देखे इकोनॉमिक ब्रेन थियरी के। सो ये सब जो चीज़ें हैं, इसके चलते मैं आपको एक थॉट बता दूं कि आवर सिस्टम एक्ट्स वेरी मच लाइक अ स्पॉन्ज, ड्रॉइंग अप ऑल द गुड थिंग्स फ्रॉम द बैंक्स ऑफ गंगा and squeezing them down to the bank, down on the bank of the Thames. थेम्स ये इंग्लैंड में एक रिवर है, जिस तरह से गंगा है उस तरह से वहाँ थेम्स है। सो ये पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ से ले जाके वहाँ भर देते हैं, इस तरह से इकोनॉमी को खराब करते हैं। ऐसा जॉन सुलेवन जो है, जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मद्रास के, उन्होंने ये बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपने यहाँ पे देखा। सो हमारा जो सिस्टम था वो स्पॉन्ज की तरह काम कर रहा था, यहाँ से चीज़ें वहाँ जा रही थी और वहाँ जमा होते जा रही थी। ओके, सो ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। सो ये सब आपका टॉपिक रहा जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो यहाँ पे मेंस का मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है, उसको अब आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद अब हम एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं। जो एमसीक्यू हमें इस बार भेजे थे विनीता जी ने, पूजा जी ने और स्नेहल जी ने। अब ये तीनों ने क्या एमसीक्यू भेजे थे हम ये देखने वाले, और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें एमसीक्यू भेजे, और अभी हम आप ही के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया एक और बार। सो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि मेक एमसीक्यू चैलेंज क्या है। मेक एमसीक्यू चैलेंज मेरा ऐसा चैलेंज है जिसमें आपको एमसीक्यूज पोस्ट करने हैं, और एमसीक्यूज जो आज जो लेक्चर चल रहा है उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू पोस्ट करने हैं कमेंट सेक्शन में, और एमसीक्यू के नीचे अपना नाम लिखना है। जो अगले दिन आने वाले लेक्चर में मैं उसको पब्लिश करूंगा और आपके नाम भी यहाँ पे बताऊंगा। सो ये आपके तरफ से एक हेल्प होगी सभी एस्पिरेंट्स को कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस सभी की करवा ले रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो एमसीक्यू बना सकता है, एमसीक्यू सॉल्व भी कर सकता है, तो मेरा मोटिव ये है कि आप सबको मैं एमसीक्यू बनाने में एक्स्ट्रा ट्रेन करूँ। सो ये चीज़ें हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मेक एमसीक्यू चैलेंज के एमसीक्यूज। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें भेजा है वो विनीता जी ने भेजा है, और वो है डेवलपमेंट ऑफ जुडिशियरी इन ब्रिटिश इंडिया इस टॉपिक से। और ये टॉपिक का जिन्होंने वीडियो नहीं देखा उसे देख ले, यहाँ पे उसकी लिंक दी हुई है। सो विनीता जी ने हमें जो क्वेश्चन भेजा है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग मेड इंग्लिश लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स? लॉर्ड डलहौसी, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड कॉर्नवालिस? बहुत अच्छा क्वेश्चन विनीता जी। अगला क्वेश्चन जो विनीता जी ने भेजा है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ फोर्ट विलियम, सिविल डिस्प्यूट्स फॉर डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट्स फॉर डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत? नन ऑफ द अबव। बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन विनीता जी ने भेजा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो विनीता जी ने भेजा है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर रिलेटेड टू द रिफॉर्म अंडर वॉरेन हेस्टिंग। 1. He established 2 courts for resolving disputes, civil dispute for district Diwani Adalats and criminal dispute for district Faujdari Adalat. He shifted Sadar Nizamat Adalat to Calcutta and put it under the supervision of Governor General and members of Supreme Council who were assisted by Chief Qazi and Chief Mufti. Code only 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. बहुत अच्छा क्वेश्चन विनीता जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतने अच्छे क्वेश्चंस भेजे। अगला क्वेश्चन हमें भेजा है पूजा भारद्वाज जी ने, और उन्होंने लिखा है, द कोर्ट विच वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड कुड हियर लिमिटेड अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट? सदर अदालत, फेडरल कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा जी। अगला क्वेश्चन पूजा जी ने जो भेजा है वो है, अंडर विच एक्ट अ सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट कैलकाटा which was competent to try all British subject within Calcutta? Charter Act of 1813, Bengal Regulation Act 1818, Regulation Act of 1773, Charter Act of 1793. बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन पूजा जी। उसके बाद का एक और क्वेश्चन पूजा जी का, मुफिसिल फौजदारी कोर्ट्स वर abolished and replaced with माल अदालत, सदर निजामत अदालत, कोर्ट ऑफ सर्किट्स, अमीन्स कोर्ट? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा जी। तो पूजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतने अच्छे क्वेश्चंस भेजे। अगला क्वेश्चन हमें भेजा है स्नेहल जी ने। स्नेहल जी ने पूछा है, अंडर विच आर्टिकल और आर्टिकल्स द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स? आर्टिकल 33 एंड 227, आर्टिकल 123 एंड 213, आर्टिकल 32 एंड 226, आर्टिकल 53 एंड 253? बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला क्वेश्चन हमें एक और स्नेहल जी ने भेजा हुआ है और क्वेश्चन है, इन इंडिया कॉलेजियन सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन रिलेशन टू यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव। बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन स्नेहल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जो आपने स्नेहल जी आपका भी जो आप सबने हमें क्वेश्चंस भेजे। सो पूजा जी, विनीता जी और स्नेहल जी, आपने हमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा ली। सो हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उसके साथ साथ आप सब लोगों ने आज जो लेक्चर पढ़ा वो था इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड ट्रेंड थियरी। आई होप आपको ये पूरा समझ चुका है, और आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरे फेसबुक पेजेस को फॉलो करें और लाइक करें श्रेयस बड़े और श्रेयस बड़े इंटरप्रिटेशन को। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, श्रेयस बड़े द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। shreyasbade@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें, स्मार्ट वर्क करें, अच्छे से डाइट ले, एक्सरसाइज करें, खुद को फिट रखें। इसी उम्मीद के साथ मैं श्रेयस बड़े आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।